प्यारे बच्चों, अप्रैल माह शुरू हो चुका है और आप लोगों का नया सत्र भी शुरू हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों के सिलेबस की। आज कक्षा 9 के मैथ सिलेबस में हम लोग बहुपद चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बहुपद क्या है। तो इसके लिए एक बात का याद रखना है कि आप अगर मैथ में भी हर एक शब्द का अर्थ अच्छे से सीख लो तो मैथ उतनी ही इजी हो जाएगी। ऐसा लगेगा आप लोगों को कि हम मैथ नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि बहुपद की परिभाषा। तो ये जो बहुपद शब्द है, ये बहुपद शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द हमारे पास है बहु और दूसरा शब्द है पद। बहु माने बहुत। अब बात आती है पद की। पद क्या होता है? तो ये पद हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। ये पद दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक चर और दूसरा अचर। चर को हम लोग अक्षर भी बोल सकते हैं और अचर को अंक या संख्या। तो हमारे पास ए से लेकर के जेड तक के ये सारे अक्षर होते हैं और 0 से लेकर के 9 तक ये हमारे अंक होते हैं। और जब हम एक से अधिक अंक ले लेते हैं तो हमारे वो संख्या बन जाती है। तो जब अक्षर और अंकों इन दोनों का गुणा कर देंगे तो वो हमारा कहलाने लगता है पद। जैसे x गुणा 2, ये अक्षर है और ये अंक है, इसका जब गुणा हो जाता है तो ये बन जाता है 2x। तो ये जो 2x है, ये 2x हमारा कहलाता है पद। इसका मतलब पद में अंक और अक्षर दोनों एक साथ दिखाई देंगे। अब बात आती है कि कभी कभी ये जो अंक है ये हमारा छिपा होता है। अगर हम केवल लिख दें x तो इसके पहले चूंकि छिपा है वो हमारा अंक जो है वो 1 है। तो केवल अगर x है तो ये भी एक पद है। इसके पहले एक हम लोग छिपा हुआ मानकर इसको समझेंगे। तो ये बात हो गई पद की। अब हमें पढ़ना है बहुपद। तो बहुत से पद, यदि हम बहुत से पदों को एक साथ लिखते जाएं तो ये सेकेंस हमारा कहलाता है बहुपद। जैसे हमने इस बहुपद को लिख दिया, पदों की श्रृंखला को हम लोग बोलेंगे बहुपद। श्रृंखला का मतलब है एक पद, दो पद, तीन पद, इस तरीके से अगर हम लिखते चले जाएंगे तो ये सारे हमारे बहुपद कहलाएंगे। जैसे 2x, ये भी बहुपद है। 4x + 5, ये भी बहुपद है। तो ये सारे हमारे बहुपद कहलाएंगे जब हम पदों को एक श्रृंखला में लिखते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया बहुपद की परिभाषा। अब आता है बहुपद के प्रकार। तो हमारे जो बहुपद है ये बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बोला एक पदी बहुपद, फिर दो पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्यपदी बहुपद। तो अब बात आती है कि एक पदी बहुपद क्या होता है। तो एक पदी बहुपद में लिखा हुआ है ऐसे बहुपद जिसका केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। तो अब बात आता है कैसे हम पहचानेंगे कि ये एक पद है। तो कोई भी सवाल हमारे पास लिखा है उसमें जितने प्लस या माइनस के चिन्ह होंगे उतने ही पद होंगे। तो एक पद का मतलब है केवल और केवल एक, या तो प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, तो वो हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे अगर हमने लिख दिया 2x, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हमने तुम्हें बताया था सदैव प्लस का माना जाता है।
तो इसमें केवल एक प्लस का चिन्ह लगा है, अतः ये एक पदी है, या केवल हम लिख दें -5x²। तो इसमें केवल एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये एक पदी हो गया। तो ये बात हो गई हमारी एक पदी बहुपद की, जिसमें केवल एक पद हो। तो अब हम लोग बात करते हैं द्विपदी बहुपद की। तो ये जो शब्द लिखा हुआ है द्विपदी, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है द्वि और दूसरा है पदी। द्वि माने दो और पदी माने पद। इसका मतलब इसकी परिभाषा हो गई जिसमें दो पद हों। तो परिभाषा भी लिखा है ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद हों, दो पद हों, उसे हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। तो अब बात आती है कि हम कैसे जानेंगे कि इसमें दो पद हैं। तो इसके लिए इसमें दो या तो प्लस के चिन्ह हो जाए या दो माइनस के चिन्ह हो जाए, या एक प्लस एक माइनस तो भी दो। कहने मतलब कुल मिला के पूरे सवाल में हमें प्लस और माइनस चिन्ह को अगर हम जोड़ें, तो जोड़ने पर प्लस या माइनस चिन्हों की जो संख्या है, वो संख्या अगर हमें दो मिल रही है, तो वो सारे हमारे द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल 4x + 3। तो 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं, तो हमने तुम्हें बताया था हमेशा प्लस का माना जाता है। तो प्लस प्लस, तो यहाँ पे दो हो गए चिन्हों की संख्या। तो दो चिन्हों की संख्या होने के कारण ये हमारे पास हो गया द्विपदी बहुपद। एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं, जैसे 3x² - 5। तो 3 के पहले भी कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस, और ये माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर भी चिन्हों की संख्या दो हो गई, तो इसलिए ये हमारे पास हो गए द्विपदी बहुपद। तो ये जो त्रिपदी शब्द है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है त्रि और दूसरा शब्द पदी। तीन, पदी माने पद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, तीन पद हों, उसे हम लोग बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। अब बात आती है हम कैसे पहचानेंगे में तीन पद है। तो इसके प्लस या माइनस चिन्हों की जो संख्या है, वो जोड़ने पर तीन हो जानी चाहिए। जैसे 4x² + 2x - 5। तो यहाँ पे 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं, तो हम लोग प्लस का मान लेंगे। तो प्लस प्लस माइनस, तो 1 2 और 3, ये चिन्हों की संख्या यहाँ पर हो गई, तो ये हमारे पास त्रिपदी बहुपद हो गया। फिर जैसे -4x² प्लस का 2x - 8, तो यहाँ पर एक चिन्ह, दो और तीन, यहाँ पर ये तीन चिन्ह हो गए, तो ये भी हमारे पास हो गया त्रिपदी बहुपद। अगला आता है हमारे पास शून्य बहुपद। शून्य, 0। इसका मतलब ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों। अब बात आती है कि गुणांक क्या होता है। तो ये जो शब्द लिखा हुआ है गुणांक, इसको अगर हम तोड़ें हिंदी की सहायता से, जो संधि विच्छेद है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गुणा धन अंक। इसका मतलब अंक आपको हम बता चुके हैं कि 0 से लेकर के 9 तक ये सारे अंक होते हैं, और वो अंक अगर हम गुणा में लिख दें, तो वह उसका कहलाने लगता है गुणांक। और वो गुणांक कितना हो, शून्य हो। जैसे 0 × x² + 0 × x, तो ये सारे हमारे कहलाएंगे शून्य बहुपद, क्योंकि यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो शून्य, यहाँ पर x का जो गुणांक है वो भी शून्य है। तो ये तो हो गया बहुपद के प्रकार। अगला आता है हमारे पास बहुपद का आरोही क्रम। तो फिर वही बात आती है कि जो शब्द लिखा है उस शब्द का यदि अर्थ हम लोग सीख लें, तो मैथ लगाना और इजी हो जाता है। तो यहां पे शब्द लिखा हुआ है आरोही क्रम। आरोही माने होता है चढ़ना। तो अब बात आती है चढ़ना। तो चढ़ना शब्द यूज होता है, जैसे अगर हम बोलें कि जीने से चढ़ो, या सीढ़ी से चढ़ो, या पेड़ पे चढ़ो, तो वहां पे आपको समझना क्या है कि यदि हमने बोला पेड़ पे चढ़ो,
इसका मतलब पहले हम लोग धरातल पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, और इसके बाद फिर हम ऊंचाई पर पहुंचेंगे। या सीढ़ी से चढ़ रहे हैं ऊपर, तो सबसे पहले तो धरातल जमीन होगा 0, फिर सीढ़ी का 1 नंबर डंडा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये जो हमारा क्रम है 0, 1, 2, 3, 4, ये हम लोग चढ़ने के लिए यूज करते हैं। तो आरोही क्रम में हम लोगों को क्या करना है कि जो सवाल दिया जाएगा उसकी हम लोग घातें देखेंगे, उन घातों को हम लोग इसी क्रम में लगा देंगे कि सबसे पहले छोटी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात। तो ये जो क्रम होगा हमारा, ये कहलाएगा आरोही क्रम। इसे 0 घात, फिर 1 घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात। तो अब बात आती है कि ये घातें कहाँ मिलेंगी। तो घातों के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है कि ये जो 0 घात होती है ये अंकों की घात कहलाती है। कोई भी यदि अंक है उस अंक की घात 0 होती है, और जितने हमारे पास ए से लेकर के जेड तक के अक्षर होते हैं उन सारे अक्षरों की जो घात होती है वो हमेशा 1 मानी जाती है, और बाकी ये जो घातें हैं 1 से बड़ी, वो सारी घातें आपको पद में दिखाई देंगी। जैसे एज एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं, इसमें मैंने लिख दिया 2x² प्लस 4x³ माइनस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे जो पहला पद है उसकी घात 2 है, जो दूसरा पद है उसकी घात 3 है। यहाँ पे जो तीसरा पद है इसकी घात हमको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ये अक्षर है, तो हमने बताया था अक्षर अगर है उसकी घात दिखाई नहीं दे रही है तो 1 मानना है। और यहाँ पर ये अंक है, और अंक की घात हमेशा 0 माननी है आपको। तो जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी घात, तो यहाँ पे अंक की घात 0 सबसे छोटी है, तो इस पद को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे 5। चिन्ह सहित लिखेंगे, तो प्लस है, प्लस नहीं लगाया है। ये माइनस का फिर 2x, 1 घात के बाद फिर ये 2 घात, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो हम लोग प्लस मानते हैं, तो प्लस का 2x², फिर ये 3 घात प्लस का 4x³। तो ये हमारा क्रम कहलाता है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में केवल आप परिभाषा समझ लीजिएगा और अपने आप क्रम लिखते चले जाएंगे। आरोही माने चढ़ना, और चढ़ने के लिए आप याद रखना कि जब कहीं पे हम लोग चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अगला हमारा आता है बहुपद का अवरोही क्रम। तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है अवरोही। अब बात आती है कि अवरोही माने क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो अवरोही माने होता है उतरना। तो अब समझना है कि उतरने में क्या क्रिया होती है। वही क्रिया अगर यहां पर हम मैथ में लगा दें तो ये शब्द अपने आप अपना अर्थ बता देगा और सवाल भी लग जाएगा। तो उतरने के लिए फिर वही काम, अगर हम मकान की छत पे खड़े हैं और हमसे बोला जाए उतरो, तो हम लोग ऊपर से जब नीचे आएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे उतरना। तो जब हम लोग जीने से उतरेंगे तो सबसे पहले जीने की जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी होगी, हमने मान ली वो 9 अगर सीढ़ी है तो 9, फिर उसके बाद 8, 8 के बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और फिर हम लोग जमीन पे आ जाएंगे। ये जमीन है 0। तो ये जो क्रम है ये क्रम हमारा कहलाता है अवरोही क्रम। मीन्स उतरना, उतरने में ऊपर से नीचे आएंगे, इसका मतलब बड़ी घात से छोटी घात की ओर अगर कोई चीज हम लिख रहे हैं तो वो क्रम हमारा कहलाएगा अवरोही क्रम। तो हमने घात आपको बता दी है कि जो 0 घात होती है वो अंकों की होती है, और इसके बाद में एक जो घात होती है वो ए से लेकर के जेड तक के सारे अक्षरों की होती है, और बाकी सारी घातें जो हैं 2, 3, 4, 5 वो आपको दिखाई देंगी। सिर्फ और सिर्फ 2 घातें जो हैं वो हमेशा छिपी होती हैं, एक 0 और एक 1। एग्जाम्पल दिखाते हैं, 4x प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 9। अगर हम कहें कि इसको अवरोही क्रम में लिख दो
तो हमें पता है कि अवरोही माने होता है उतरना, और उतरने के लिए हम ऊपर से जब नीचे आएंगे, इसका मतलब सबसे बड़ी घात पहले और उसके बाद में घटाते हुए हम लोग नीचे आएंगे। तो इस सवाल में सबसे बड़ी घात है 3, तो इस पद को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। तो इसके पहले प्लस लगाया, तो चाहो तो प्लस लगा दो और ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x³। 3 घात के बाद फिर हम लोग मिलेगा 2 घात, तो ये 2 घात का पद है। इसके पहले माइनस लगाया तो -2x²। फिर 1 घात, तो इसकी घात देखो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, तो इसलिए हम इसकी घात 1 मान लेते हैं। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, तो ये पद लिखेंगे +4x। 1 घात के बाद अब 0 घात, तो ये जो अंक होते हैं ये 0 घात कहलाते हैं, तो ये जो है प्लस का 9 है, तो ये हमने लिख दिया प्लस का 9। तो ये हमारा कहलाएगा अवरोही क्रम। तो ये दोनों क्रम हो गए, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। नेक्स्ट हमारे पास आता है गुणांक। तो फिर वही काम, ये जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द को हम लोग हिंदी में संधि विच्छेद करके इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो गुणांक को अगर हम बांटे तो ये देखो लिखा है गुणा और धन, दूसरा शब्द लिखा हुआ है अंक। तो अब हम लोग परिचित हो चुके हैं अंकों से कि अंक क्या होते हैं, और वो जब अंक गुणा में लिखे हों तो वही उसका कहलाने लगता है गुणांक। जैसे अगर हम बोलें 3x² में x² का गुणांक बताइए, तो x² में गुणा हम कर रहे हैं 3 का, तो इसलिए x² का जो गुणांक हो जाएगा वो कहलाएगा 3। x² का गुणांक बराबर 3, मतलब x² में हम गुणा का अंक, ये जो x² है इसमें किस चीज का गुणा कर रहे हैं, जितने अंक का गुणा होगा वही गुणा का अंक गुणांक कहलाता है, और वो गुणा का अंक है 3, अतः x² का गुणांक हो गया 3। जैसे और लिख दें हम -1/2 x में x का गुणांक बराबर, तो x, ये x है, इस x का हमें गुणांक पता करना है, माने गुणा का अंक, तो इस x में हम लोग गुणा कर रहे हैं -1/2, तो यही इसका गुणांक कहलाएगा -1/2। तो ये हुआ x का गुणांक। तो अब बहुपद में ये जो फार्मूले थे पहले प्रश्नावली के, ये सारे फार्मूलों को हमने आपको समझा दिया है। करना यही आपको भी है कि जो सवाल दिया जाए पहले उस सवाल का अर्थ समझो, ये सवाल कह क्या रहा है। यदि आपने सवाल का अर्थ समझ लिया है, फिर हमारे फार्मूलों को समझो कि ये फार्मूले क्या कह रहे हैं। यदि आपने सवाल को और फार्मूले को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आपकी जो मैथ है वो बहुत ही इजी हो जाती है। तो ये पहले प्रश्नावली के सारे फार्मूले हमने आज आपको समझा दिए।